स्पेस, पूरे लेंडिंग यूनिवर्स में हमने देखा कि एनबीएफसी स्पेस पे बहुत कम बात हो रही है रिलेटिवली। प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, छोटे बैंक्स जो टर्न अराउंड हो गए, उन सब की तरफ बहुत बात हो रही है। लेकिन एनबीएफसी की जो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ जो चैलेंजेस हैं येट अपॉर्चुनिटी, और कैसे एनबीएफसी उनको क्रॉस करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही है, ये आप हमारे नेक्स्ट बातचीत में आप सुन सकते हैं। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं, एफआईडीसी के डायरेक्टर रमन अग्रवाल और क्रिस्टल रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर हमारे साथ कृष्णन सीतारमन भी हैं। अग्रवाल साहब एंड कृष्ण रमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हमने डेटा जब देखा तो अक्टूबर में एनबीएफसी की क्रेडिट ग्रोथ भी काफ़ी शार्पली बढ़ी है, इनफैक्ट हाई डबल डिजिट 18.5% की ग्रोथ। तो हमारी नज़र गई कि एनबीएफसीज भी जो लेंडिंग ग्रोथ वापस आ रही है उसको काफ़ी अच्छी तरह से राइड कर रहे हैं। तो अग्रवाल साहब, सबसे पहले आप बताएं कि कौन सी कैटेगरीज हैं एनबीएफसीज में, आप जैसे इंडस्ट्री वॉइस हैं, जहां हाईएस्ट ग्रोथ इस समय नजर आ रही है और ऑन ग्राउंड डिमांड कैसी है? नमस्कार, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। देखिए, आपने जो बात कही, बात बिल्कुल सही है कि लोगों का ध्यान कम जाता है, लेकिन ये बात सही है कि आज की डेट में एनबीएफसी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और इसकी वजह ये है कि देखिए, एनबीएफसी का जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल हमेशा से रहा है, वो रहा है रिटेल लेंडिंग का। छोटे छोटे लोन इंडिविजुअल बोरोवर्स को, छोटे छोटे कारोबारी, जो एमएसएमई सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें एनबीएफसी का रोल पिछले कुछ सालों से आप देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो ये रिटेल लेंडिंग है, इसमें डिमांड अच्छी है, क्योंकि ओवरऑल जब इकोनॉमी आपकी आज भी अगर ग्रो कर रही है, 6% से ऊपर की ग्रोथ हमारी चल रही है और अनुमान है कि शायद 7% की ग्रोथ हो जाएगी, तो इसमें जो रिटेल सेगमेंट है उसमें अच्छी ग्रोथ है, अच्छी डिमांड है। और इस सेगमेंट को हमेशा से ही एनबीएफसी बहुत अच्छे से केटर करता रहा है। तो ये एक वजह है कि एनबीएफसी की ग्रोथ स्टोरी बरकरार है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे और तेजी से भी बढ़ेगी। रामकृष्ण जी, अगर ये आप बताएं कि आपने एनबीएफसी स्पेस को बहुत डीप में एनालाइज किया हुआ है, आपको सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इस समय कौन सी कैटेगरी में नजर आ रही है? कंज्यूमर टाइप ऑफ लोन्स, एसएमई, वर्किंग कैपिटल वापस आ रहा है, कहां पे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ दिख रही है? जी, मेरे लिए प्रश्न था। जी जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि एनबीएफसी सेगमेंट में काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है ग्रोथ में। अभी इस साल और अगले साल हम ये देख रहे हैं कि अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, वहां पे ग्रोथ काफी हद तक बढ़ रही है और बढ़ने वाली है। और दूसरे सेगमेंट्स हैं यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, वहां पे भी ग्रोथ हो रही है। और अगर हम देखेंगे एमएसएमई लोन्स, वहां पे भी ग्रोथ बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी सेगमेंट्स में बढ़ नहीं रही है, हर सेगमेंट में एमएसएमई के लोन ग्रोथ इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे हाउसिंग लोन्स हो, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स लोन्स हो, गोल्ड लोन्स हो, हर जगह इंप्रूवमेंट हो रही है। बट ऐसे कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, जैसे एमएफआई लोन्स है, वहां पे भी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। इसका ये एक साफ रीजन है कि यहाँ पे जो फंडिंग एक्सेस है एनबीएफसी की, वो बढ़ रही है। आजकल अभी अगर आप देखेंगे, जो बैंकर्स हैं, उनको काफी ज्यादा कंफर्ट हो गई है एनबीएफसी को लोन्स डिसबर्स करने में। तो अभी अगर आप देखेंगे, ईयर टू ईयर बैंक डिसबर्समेंट टू एनबीएफसी, बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी जो है, वो 30% से ज्यादा बढ़ी हुई है, जबकि ओवरऑल बैंक क्रेडिट जो ग्रोथ हो रही है वो 17% की हो रही है। तो बैंकर भी एनबीएफसी को ज्यादा लोन प्रदान कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो एनबीएफसी के एक्सेस टू फंडिंग है वो इंप्रूव हो रही है, तो वो भी डिसबर्स कर पा रहे हैं। और ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंप्रूव हो रही है, जो क्रेडिट डिमांड है इंडिया में वो बढ़ रही है। तो इसके लिए ओवरऑल एनवायरनमेंट जो फाइनेंशियल सेक्टर का है वो पॉजिटिव हो रही है। जैसे अगर बैंक्स की बात लें, वहां पे भी हो रही है, जैसे आपका अर्लियर डिस्कशन हो रहा था, और एनबीएफसी में भी उनका ये सेम ट्रेंड दिख रहा है हमें।
इसका एक और कारण है कि पिछले जो 3-4 साल थे तो वो एनबीएफसी के लिए थोड़े चैलेंजिंग रहे हैं। वो पहले आईएलएफएस के डिफॉल्ट हुआ था, उसके बाद फंडिंग एक्सेस इश्यूज हुए थे, उसके बाद जब कोविड आया वहां पे एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स हो गए थे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स से ये सब कंसर्न्स रिसीड हो गए हैं और अभी आगे का अनुमान है कि पॉजिटिव ट्रेंड चलेगा। ऐसे ग्रोथ हो या प्रॉफिटेबिलिटी हो, दोनों पॉजिटिव चलेगा। एक और इसका एनबीएफसी को जो बेनिफिट मिल रहा है, उनका जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेंथन हुआ है। पिछले मैं अगर 2-3 साल देखूंगा तो उनका प्रोविजनिंग कवर बढ़ा है, उनका जो कैपिटल लेवल्स है, लेवरेज कम हुआ है, तो लिक्विडिटी लेवल्स बढ़े हैं, तो ये इसके कारण उनके बैलेंस शीट्स भी स्ट्रेंथन हुए हैं। तो उनका जो पोजीशन है काफी हद तक अच्छा हो गया है टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो है क्रेडिट डिमांड के लिए। मिस्टर सीतारमन, आपने बहुत सारे यहाँ पर हाईलाइट किए पॉइंट्स जो टेलविंड्स है मेजरली जो एनबीएफसीज के लिए। इनफैक्ट इसमें एक स्पेशल कैटेगरी तो हाउसिंग फाइनेंस है भी, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस काउंटर्स, उनमें भी आप देखें तो उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें सुधर रही हैं। अगर इसी तरह से हम व्हीकल फाइनेंसेस की भी बात करें, और क्योंकि डिमांड आप बता रहे हैं तो डिमांड तो अक्रॉस द सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर में भी आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है। व्हीकल फाइनेंस चाहे आप उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बात करें, वो आपको लग रहा है 12 से 14% तक की CAGR दिखती है। वहां पर कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द सेक्टर है वो वहां से इंप्रूव हो रहे हैं। इस पूरे स्पेस में अगर व्हीकल फाइनेंसेस में बात करें तो उनके लिए किस तरह की ग्रोथ ड्राइवर्स आगे दिखते हैं? जी, जो अंडरलाइंग, जैसे आपने बताया, जो अंडरलाइंग एसेट सेल्स हैं, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स हो, कार लोन्स, कार सेल्स हो, दो सब बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जो फाइनेंस डिमांड है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए एनबीएफसी का जो पोजीशन है, जो डिमांड है वो बढ़ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो यूज्ड व्हीकल सेगमेंट है और लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, वहां पे एनबीएफसी का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ रहा है। क्योंकि इसके जहां पे ये बढ़ क्यों रहा है सेल्स, फ्लीट रिप्लेसमेंट की डिमांड है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का डिमांड है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो इसके लिए सेल्स बढ़ रहे हैं। तो कमर्शियल व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल, यूज्ड व्हीकल, यहाँ पे एनबीएफसी का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ रही है। लेकिन न्यू कमर्शियल व्हीकल और न्यू कार्स में बैंक्स के कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है, क्योंकि उनके फंडिंग कॉस्ट ज्यादा है, वो लोन्स दे पाएंगे एट अ लोअर रेट। तो यहां पे एनबीएफसी का कंपेटिटिवनेस कम होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जगह यहां पे मार्केट में सबके लिए है। तो बैंक्स भी ग्रो करेंगे, एनबीएफसी भी ग्रो करेंगे, दोनों का एक रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स बनेगा। क्योंकि हम आगे भी देख रहे हैं कि जो बैंक्स और एनबीएफसी का पार्टनरशिप्स हैं वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि सिक्योरिटाइजेशन, डायरेक्ट असाइनमेंट्स, को लेंडिंग, ये सब भी जो पार्टनरशिप के मॉडल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो कमर्शियल व्हीकल्स भी वी आर एक्सपेक्टिंग ये साल भी ग्रो करेगा, नेक्स्ट ईयर भी ग्रो करेगा। अग्रवाल जी, देखने और सुनने में तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है कि हाँ बिल्कुल बेहतर दिख रहा है बैंकिंग के लिए, एनबीएफसीज के लिए भी। लेकिन जैसे कॉर्पोरेट इंडिया ने मांगा कि उनको कुछ ऐसी स्कीम्स दीजिए ताकि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएं, सरकार ने पीएलआई लगा दिया और आप देखें उससे कितना बड़ा फर्क पड़ा। आपकी इंडस्ट्री को कुछ चाहिए सर? वित्त मंत्री से सब लोग पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ हमको ये मिलना चाहिए, ये हमारे लिए होना चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा है, कुछ बाकी रह गया तो आप इसी मन से बता दीजिएगा कि हाँ ये चीज हम वित्त मंत्री से डिमांड करते हैं, हमको मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर ग्रो करेंगे। अग्रवाल जी, ऐसा नहीं है कि अगर आंकड़े बता रहे हैं कि ग्रोथ है तो चैलेंजेस नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो आपको, क्योंकि आज 30 साल से ज्यादा मुझे इस सेक्टर में हो गए, तो मैं आपको एक शब्द में जो अक्सर कहता हूं कि एनबीएफसी आर द आयरन मैन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि जितने चैलेंजेस एनबीएफसी सेक्टर ने देखे हैं उतने शायद मुझे नहीं लगता, और हर चैलेंज से ज्यादा ग्रोथ आई है। तो चैलेंजेस की बात करें, कुछ दिन पहले ही प्री बजट मीटिंग में मैं था, हम फाइनेंस वित्त मंत्री से जो हमने बातें रखी हैं, 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक फंडिंग चैलेंज एनबीएफसी के लिए हमेशा से रहा है, और ये हमने सबसे ज्यादा ये उभर के आया जब 2018 में आईएलएफएस क्राइसिस हुआ। तो देखिए, फेलियर किसी भी सेक्टर में होता है, बैंकों में भी हुआ है, नॉन बैंक में भी हुआ है, और भी उस सेक्टर में होता है। लेकिन उस एक फेलियर से एक ऐसा माहौल बना कि सडन लिक्विडिटी चैलेंज बहुत ज्यादा आ गया। अगर उसके पीछे जाए तो वजह क्या है? वजह यह है कि एनबीएफसी की जो डिपेंडेंस है बैंक्स के ऊपर फंडिंग के लिए, वो बहुत ज्यादा है। आज की डेट में एनबीएफसी की मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग बैंक से है। तो नेचुरली जब माहौल खराब होता है तो बैंक सडनली रिस्क एवर्स हो गए।
तो वो जो अभी जो वो बता रहे थे क्रिस्टल के सज्जन के, जो अभी जो बैंक क्रेडिट बढ़ा है, उस टाइम पे सडनली बैंक ने हाथ खींच लिए थे, तो बहुत बड़े चैलेंज आए थे। तो हमने शुरू से ये कहा है कि रीफाइनेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। दूसरी बात, आज की डेट में अगर 9,000 एनबीएफसी हैं, उनमें से कम 8,000 एनबीएफसी से ज्यादा छोटी एनबीएफसी है, वो खुद ही छोटी हैं, तो उनके लिए चैलेंजेस सबसे ज्यादा है। उनके लिए ऋण लेना, उनके लिए फंडिंग लेना बहुत बड़ी एक चैलेंज बन चुका है। तो इस पर हमने डिमांड रखी है कि सिडबी जैसी संस्था, जो एक एसएमई सेक्टर के लिए ही बनाई गई थी, वो छोटी एनबीएफसी को रिफाइनेंस करे। दूसरी बात, जो चैलेंज बड़ा है आज की डेट में, रिजर्व बैंक ने हमारे जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनको बैंक्स के ऑलमोस्ट लगभग बराबर कर दिया है। आरबीआई कहता है हार्मोनाइज कर दिया है। तो चाहे आप एनपीए की बात करें, चाहे आप एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग की बात करें, वो सारे नॉर्म्स हमारे बैंक्स के बराबर कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास रिकवरी के साधन आज भी हमें चैलेंज है। जैसे सरफेसी एक्ट की बात करें, वहां पर आज सरफेसी एक्ट इन्वोक करने के लिए हमारे लिए राइडर लगा दिया गया कि 20 लाख का टिकट साइज होना चाहिए। अब एनबीएफसी तो लोन ही 20 लाख से छोटे देते हैं, तो वहां पर हमारे लिए सरफेसी एक्ट का फायदा नहीं हो पा रहा है। दूसरा चैलेंज टैक्स को लेके है। तो मूल बात हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे रेगुलेशन बैंक्स के बराबर ला रहे हैं, तो हमें जो बेनिफिट्स है, जो रिलीफ है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो या रिकवरी टूल्स के माध्यम से हो, वो भी बैंक्स के बराबर मिलने चाहिए। ऑल राइट, सीतारमन जी एज वेल एज मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए इस पूरे इशू पे। और एनबीएफसी में